नमस्कार, मैं रोशन हूँ और बजट पेश हो चुका है और संसद में यानी लोकसभा राज्यसभा में इस पर चर्चा शुरू होने वाली है। मोटे तौर पर आपने समझ लिया होगा कि ये बजट क्या है, पब्लिक के लिए क्या है। इसमें मोटे तौर पर लोगों को लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट इनकम टैक्स में अगर कुछ कटौती हुई है तो वही पब्लिक का बजट है, नहीं तो नहीं है। 53 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से 12 लाख करोड़ तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, यानी पूंजीगत निवेश होगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो रोजगार बढ़ेंगे, देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश प्रगति करेगा। जैसे हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, अभी तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाली है। पब्लिक के लिए क्या है, इस बारे में हम बहुत ही अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन अग्रवाल जी से समझेंगे कि एक्चुअली बजट क्या है, इस बजट में पब्लिक के लिए क्या है। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि हम हर साल आपसे समझते हैं कि पब्लिक के लिए क्या है, पब्लिक एक ही इंटरेस्ट रहता है कि भाई इसमें मेरे लिए क्या है जी, इनकम टैक्स में छूट मिली कि नहीं मिली, कितनी छूट मिली, उसके अलावा क्या क्या है। तो पहले थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा समझाइए ये बजट क्या है और उसका फ़ायदा कैसे मिलने वाला है। तो जैसा रोशन जी आपने बताया कि सरकार पहले ही टैक्स पे काफ़ी छूट दे चुकी थी पिछली बार, तो इस बार टैक्स को लेकर के कोई छूट नहीं है एज सच। लेकिन जो सरकार ने इस बार बहुत सारे उपाय किए हैं वो काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं। ईज़ ऑफ लिविंग है, ईज़ ऑफ लिविंग के हिसाब से, और उनके लिए एक बेहतर सुविधा देने वाले प्रपोज़ल है इस बजट में। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मैं तो ये कहूँगा कि उस पर जो टैक्स पेयर्स हैं वो ध्यान दें। मैं कुछ अभी बताने जा रहा हूँ क्योंकि वो कुछ सरकार ऐसे कदम ले रही है अभी रिसेंटली इस बजट में कि जिसमें कि अगर आपके कुछ आपसे कुछ पास्ट में कुछ गलती हो गई है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप अगर उसको सुधार देते हैं तो आपके लिए उन्होंने एक तरह की एमनेस्टी स्कीम कह लीजिए आप, उससे की सुविधा दी है उन्होंने। कुछ केसेस में जैसे उन्होंने जो एक ऐसा होता था कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के 10 जगह पे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को उन्होंने रेशनलाइज किया है। तो कुछ ऐसा लगता है कि सरकार के पास जैसे शायद कोई ऐसे सिस्टम्स हैं कि उनको कुछ फीडबैक्स मिल रहे हैं कि जनता कहाँ पे परेशान है, लोगों को कहाँ तकलीफ हो रही, कहाँ दिक्कतें हो रही हैं, और उन चीज़ों को सरकार सुन रही है, समझ रही है और उस पर कुछ एक्शन ले रही है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा बजट जो है इस बार का, ये इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के है। टैक्स की बात बिल्कुल सही बात। और 1 अप्रैल 2026 से जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो भी लागू हो रहा है, यानी जो 1961 का था जिसमें कॉम्प्लिकेशन थी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, उसको कम करके अब ले देकर 25-26 पन्ने का बनाया है। तो जैसा आपने कहा कि ईज ऑफ लिविंग का, कि आपको दिक्कत ना हो, आसानी से इनकम टैक्स भरें जी। और केवल आम इंसान नहीं बल्कि जो कॉर्पोरेट है या जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी सुविधा हो। तो वो भी इनकम टैक्स एक्ट 2026 से अभी लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा रोशन जी आपने। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें ऐसी जिसका कि जो कि बजट में, यूनियन बजट में प्रपोज किया गया और जिसका कि पब्लिक फ़ायदा ले सकती है, और पब्लिक को डेफिनेटली अपनी चीज़ों को चेक करके, एग्जामिन करके उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैं पहले टॉपिक पे मैं आना चाहता हूँ कि एक जो अभी सरकार ने जो सरकार ने चीज़ लेकर के आई है वो लेके आई है ब्लैक मनी एक्ट में। अब ब्लैक मनी एक्ट को आप ऐसे समझिए कि ये प्रोविज़न 2014-15 से आया था। अभी हमारे इनकम टैक्स में एक सेपरेट प्रोविज़न है ब्लैक मनी एक्ट। तो ब्लैक मनी एक्ट ये कहता है कि भाई अगर आपकी कोई भी फॉरेन एसेट्स हैं बाहर में, या भी कोई फॉरेन इनकम है और आपने उसको अगर डिस्क्लोज नहीं किया, तो अगर सरकार के पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है या फिर कहीं आपने भी उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया, सपोज आपके पास है, तो दोनों ही केस में सबसे पहले तो अगर मैं उसमें टैक्स की बात करूँ तो 30% टैक्स प्लस 90%, मतलब उसका 3 टाइम आपको एडिशनल टैक्स प्लस पेनाल्टी देना था, पेनाल्टी देना होता था, प्लस 10 लाख रुपए की अलग से पेनाल्टी देनी होती थी, जो कि आपने अगर डिस्क्लोज नहीं किया उसके कारण होता था कि आपने इनकम में या एसेट्स में डिस्क्लोज नहीं किया। और चौथी चीज़ ये थी कि उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी प्रोजिक्यूशन की। तो प्रोजिक्यूशन का मतलब ये था कि जैसे इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोजिक्यूशन है वो ये है कि आप उसको कंपाउंड करा सकते हैं। कंपाउंड मतलब उसके बदले में आप फीस देकर के छूट सकते हैं।
लेकिन ब्लैक मनी एक्ट में कोई कंपाउंडिंग भी नहीं है। हाँ। मतलब ये है कि अगर आपका ब्लैक मनी में केस आ गया तो फिर आपको मतलब एक अगर उसने कमिश्नर ने या जो डायरेक्टर है इन्वेस्टिगेशन अगर उनका ऑर्डर आ गया पास हो गया कि भाई आपके अगेंस्ट में ब्लैक मनी का केस प्रूफ हो रहा है, तो फिर प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट अगर इनिशिएट हो गया तो चांसेस आर वेरी लेस कि आप उससे प्रोसिक्यूशन से बाहर निकल पाएंगे। ओके, तो मतलब आपको फिर केस लड़ना पड़ेगा, कोर्ट तय करेगा प्रोसिक्यूशन को आप। और जबकि इनकम टैक्स लॉ में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपका प्रोसिक्यूशन हो भी रहा है तो आप उसकी जगह फाइन दे करके फीस दे करके मतलब बाहर हो जाओ। हाँ, दोनों पक्ष बैठ के बात करके वो क्लोज कर लेते हैं मैटर को। तो अब इसमें इन्होंने तो अभी इसके लिए इन्होंने क्या किया कि स्पेशल विंडो लेके आए हैं, डिक्लेरेशन विंडो। उस डिक्लेरेशन, अच्छा अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड जो है बहुत करीब आ चुका है। हमारे यहाँ से भी देश के लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं बाहर जा करके पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर कोई जो है बाहर जाता है, कुछ न कुछ वो काम करता है, अपना बैंक अकाउंट खोल लेता है या कोई इनकम अर्न कर लेता है, या फिर एक्सपेक्टेड इंडिया से बाहर गए, वो 5 साल 7 साल रहे, वहाँ पे उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बना ली, उसमें कुछ इनकम आ रही है, अब वो इंडिया में आ गए। अब क्या है कि लॉ क्या कहता है कि जब भी आपकी कोई ऐसी फॉरेन एसेट्स या इनकम क्रिएट हो रही है तो आप उसको, अगर आप रेजिडेंट हो तो आप अपनी रिटर्न में आप डिस्क्लोज करो। तो अब 2-3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि आप पहले बाहर थे, इंडिया के बाहर थे, नॉन रेजिडेंट थे, आपने कोई वहाँ पे एसेट्स क्रिएट करी, इमोरल प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली, आपके पास रेंटल इनकम आ रही, इंडिया में आया, आप भूल गए उसको डिस्क्लोज करना क्योंकि इंडिया में आ गया, रेजिडेंट हो गए। तो अब सरकार ने एक सुविधा लेके आई यहाँ पे। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि आप बाहर गए, आपने 1 लाख रुपए आपके पास पड़े थे वहाँ पे बैंक अकाउंट में, आपने उससे शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के। ऐसी कंपनी जो कि आज के डेट में, जैसे अगर मैं नाम लूँ अमेजोन है या ये सारी की सारी कंपनी की रेट उस समय के हिसाब से आज की डेट में अगर $100 की या $1000 की कोई चीज़ थी तो उसकी कीमत कम से कम $1 लाख तक पहुँच चुकी है। हाँ, बड़ा साइज बड़ा, या फिर आपने उसमें से कुछ पार्ट लिया, आपने बेच दिया, कुछ आपके पास वहाँ पे रखा हुआ है। तो हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें आपसे हो गई, लेकिन आप इंडिया में आए तो इंडिया में आने के बाद आपने उसको इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया। अब अगर मैं आज की पोजीशन की बात करूँ अगर ब्लैक मनी एक्ट में, तो अगर चूँकि अब यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रीटी साइन कर चुकी है सारी की सारी कंट्रीज़ के साथ, OECD गाइडलाइंस के साथ, तो इसके हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन अब आती है गवर्नमेंट के पास कि इस पैन नंबर से रिलेटेड क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, इसमें बैंक अकाउंट है, इसमें शेयर परचेज हुए हैं, सेल हुए हैं, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट सबको ट्रैक कर रही है और गवर्नमेंट सबके पास नोटिसेज भेज रही है। हम रिसेंटली अपने डिपार्टमेंट में विजिट किया था तो हमने देखा कि हर दिन इनके पास कम से कम सैकड़ों हजारों नोटिसेज भेजी जा रही हैं ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए कि इन्फॉर्मेशन क्या है, सही है, उसके हिसाब से लोगों को पूछा जा रहा है। तो अब इन्होंने, गवर्नमेंट ने जो सुविधा दी है इन लोगों के लिए, वो ये सुविधा दी है कि अगर आपकी 1 करोड़ रुपए तक की इनकम है या 1 करोड़ रुपए तक एसेट्स है, दोनों मिला करके, तो आप उसको 1 करोड़ रुपए तक की इनकम या एसेट्स को आप डिस्क्लोज कर दीजिए और उस पर आप 30% टैक्स प्लस 100% पेनल्टी दे दीजिए। तो कुल मिलाकर के ये हुआ, अगर आपका 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए की इनकम और एसेट्स है, मान लीजिए दोनों मिला करके, जिसमें कि आपका टैक्स मतलब दोनों एसेट्स पे या इनकम पे मिला करके 1 करोड़ रुपए है और उसमें 60 लाख रुपए का अगर आप टैक्स बनता है, 30 लाख रुपए का टैक्स बना, 30 लाख रुपए आपने एडिशनल टैक्स दे दिया, 60 लाख रुपए दे करके आप उस चीज़ को डिस्क्लोज कर दीजिए, आप अपनी लाइबिलिटी से किसी भी कॉन्सिक्वेंस से बच गए। अगर नॉर्मल वे में अगर हम इसी को कैलकुलेट करें कि अगर हम BMA एक्ट में अगर ये सारी चीज़ें पकड़ में आती मेरी, तो उस केस में मुझे 30 लाख रुपए टैक्स, 90 लाख रुपए 60 लाख रुपए एडिशनल टैक्स, 30 लाख रुपए पेनाल्टी प्लस 10 लाख रुपए नॉन डिस्क्लोजर की पेनाल्टी। तो मुझे उसकी जगह में 1 करोड़ की जगह मुझे 1 करोड़ 30 लाख रुपए तो सरकार को देने पड़ते, प्लस प्रोसिक्यूशन का अलग मेरे ऊपर रहता। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने उस 1 करोड़ के बदले में केवल 60 लाख रुपए दे करके अपनी सारी लाइबिलिटी को क्लियर कर लिया। तो एक तो सबसे बड़ी स्कीम ये है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे यहाँ पे हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो प्रोफेशनल मतलब वो IT में उन्होंने कुछ काम किया, अमेरिका में जाकर उन्होंने 2 साल 3 साल काम किया, वापस आ गए इंडिया, तो उन लोगों को अपने अफेयर्स को जरूर चेक कर लेना चाहिए और उनको ये देख लेना चाहिए अगर उनके पास कुछ एसेट्स हैं, चीज़ें हैं ऐसी, तो उस चीज़ को डिस्क्लोज कर, जो वहाँ उन्होंने खरीदी है या यहाँ भी है, बता दें। इसके अलावा इसमें इन्होंने एक और डिस्क्लोजर रखा है कि अगर इनकम तो आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, लेकिन आपकी एसेट्स पड़ी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बाहर था, इंडिया के बाहर, मैं नॉन रेजिडेंट था, वहाँ पे मैंने एक इमोरल प्रॉपर्टी परचेस करी, कोई इनकम नहीं है मेरी, लेकिन उस समय मैंने वहाँ की जो इनकम मेरा टैक्सेबल इनकम थी उसके हिसाब से मैंने वहाँ से परचेस किया था। तो
इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं थी, लेकिन वो एसेट्स मेरी वहाँ पे पड़ी हुई है, उस एसेट्स को मैं डिस्क्लोज करना भूल गया, तो आप उस एसेट्स को अलग से डिस्क्लोज कर दीजिए। जब ITR उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो उस इनकम पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके वहाँ दे चुके हैं, दे चुके यहाँ तो मैंने यहाँ टैक्स नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ पे आपने कमाई नहीं कमाई, तो वो लेकिन डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके वहाँ की कमाई से वहाँ खरीदा। हाँ, तो अब उसके लिए भी अब देखिए आप उसके लिए भी प्रोविजन ये था कि 10 लाख रुपए का आपको उसका उस पर भी नॉन डिस्क्लोजर का, क्योंकि अगर आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो 10 लाख रुपए की पेनाल्टी थी, प्लस प्रोसिक्यूशन भी था। अच्छा, तो आप उसके बदले में केवल 1 लाख रुपए की पेनाल्टी दे करके 1 लाख रुपए की फीस दे करके आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन विंडो कुछ दिन के लिए खुला है वो, 6 महीने के लिए, 6 महीने, 6 महीने। अगर 6 महीने के बाद हो गया तो फिर अब वही पुराना कानून लागू होगा। वो मुझे लगता है कि मतलब मेरे विचार से सबसे मुश्किल एक्ट है जो ब्लैक मनी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट से थोड़ा सा अलग हट करके है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इससे अच्छा है कि अगर किसी के पास ऐसी एसेट्स हैं जो विदेश में थे उन्होंने खरीदा, नौकरी की, जब वो लौट के आए, जैसे अभी हुआ कि ट्रम्प ने जो वीजा के रेट बढ़ाए, बहुत सारे लोग अपने हिंदुस्तान लौट के आए, बड़ी मात्रा में। अब उनको जानकारी नहीं थी, उनकी वहाँ प्रॉपर्टी है, उन्होंने वहाँ कुछ खरीदा, यहाँ डिक्लेयर करना वो भूल गए, इसलिए भूल गए कि उनको पता नहीं है कानून का, पता उन्हें पता कि तो हमने वहाँ खरीदा। तो अब उनको दिक्कत ना आए, इसलिए सरकार ने एक विंडो खोल दी कि आप करो। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें एक इन्होंने शुरू में एग्जेम्पशन लिमिट दी थी 5 लाख रुपए की। उस 5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट को उन्होंने 20 लाख रुपए कर दिया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024। तो उस केस में अगर 1/4/2024 के हिसाब से हम बात करें तो इन्होंने, सरकार ने ये भी क्लियरिफिकेशन दिया है कि अगर उतने तक आपने अगर डिस्क्लोज नहीं किया है तो 20 लाख रुपए, तो उस केस में आपका ना तो प्रोसिक्यूशन होगा ना पेनाल्टी लगेगी। लेकिन फीस कुछ देनी पड़ेगी? नहीं, फीस की फीस नहीं है, लेकिन उससे 1/4/2024 1/10/2024 से पहले वो लिमिट 5 लाख। हाँ, तो उसको बढ़ा के उस चीज़ को उसकी लिमिट वो भी ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ रही है। राइट, वैल्यू बढ़ रही है। हाँ, तो उसको कर दी। अच्छा, तो एक तो ये है। दूसरा भी पहले ये होता था कि आप जैसे सीनियर सिटीजन हो गए या नॉर्मल इनकम टैक्स भी हो गया, जिसकी की इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता था कि अगर सपोज उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है किसी भी कंपनी से, या बैंक अकाउंट से में उसकी FD पड़ी है, या उसके शेयर्स हैं, यूनिट्स हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे पड़े हैं, या बॉन्ड्स पड़े हैं, डिवेंचर है, तो इन सब चीज़ों पे क्या होता था कि वो TDS कट जाता था, जो भी इंटरेस्ट इनकम होती थी, डिविडेंड होती थी। अब ये है कि अगर आपके पास 10 कंपनी के आपके शेयर हैं तो आप हर कंपनी को आपको 15G फॉर्म या 15H फॉर्म फाइल करना पड़ता था कि भाई मेरी टैक्सेबल इनकम बिलो द लिमिट है, इसलिए मेरा कोई TDS मत काटो। गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड हेड बताए हुए हैं जिनमें कि आप इस तरह का डिक्लेरेशन दे सकते हो अगर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है। तो उसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सुविधाजनक कर दिया आपको। वो ये किया उन्होंने कि अब आपको हर कंपनी के पास जा करके ये डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। आप अपने डिपॉजिटरी के पास जाओ, डिपॉजिटरी जहाँ पे हम डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, डीमेट अकाउंट में हमारी सारी डिटेल होती है, जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, कंपनीज के शेयर जो हमने ले रखे हैं, या फिर हमारे पास बॉन्ड्स हैं जो कि लिस्टेड है मार्केट में, जो कि सेल परचेज होते हैं। तो अब हमें एक ही डिक्लेरेशन से ये मेरी सारी की सारी जो समस्या है इसका समाधान हो रहा है। मतलब मुझे 10 जगह पे नहीं जाना, हर जगह पे जाकर के मुझे एप्लीकेशन नहीं देना। तो ये सिस्टम एक इन्होंने बना दिया। तीसरा सिस्टम जो इसी से रिलेटेड है, जो चीज़ों को थोड़ा और सुविधाजनक कर रहा है इनके लिए, वो ये है कि पहले क्या होता था कि आपकी अगर सपोज कुछ इनकम आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, या आपको जो इनकम मिल रही है उसमें भी आप बिलो टैक्सेबल लिमिट में आ रहे हैं, लेकिन उस पर चूँकि लॉ कहता है कि आपका TDS कटेगा ही, तो आपका TDS कटता था। फॉर एग्जांपल कि जैसे सपोज आप कहीं पे आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, आपका 10 लाख रुपये का प्रोफेशनल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो 10% TDS वो काटेगा आपकी प्रोफेशनल फीस पे। अब उस केस में ये है कि 10 लाख रुपये तक आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, तो होगा क्या कि आप 10 लाख रुपये आपके टैक्स पे, 10 लाख रुपये पे 1 लाख रुपये टैक्स पे हो गया, अब आप उस पर रिफंड लेंगे। तो सिस्टम ये पहले भी था कि आप इनकम टैक्स ऑफिस में जा करके लेटर लिख करके आप उसका बेनिफिट ले सकते, आप ये बोल सकते थे कि आप मुझे लोअर TDS का या नो TDS का सर्टिफिकेट दे दीजिए, सो दैट कि जो आदमी आपका TDS काट रहा है आप उसको ये बोलें कि आप मेरा TDS मत काटो क्योंकि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो इस केस में क्या है, लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी, ना ही ये केस जल्दी से होते थे, ना जल्दी से बेनिफिट मिल पाते थे, थोड़ा सा प्रोसेस में बहुत लंबा होता था। तो इसको इन्होंने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक करने जा रहे हैं कि आप ऑनलाइन फाइल करिए
ऑनलाइन जो है अथॉरिटीज़ बैठेंगी उस पर, देखेंगी उसको, चेक करेंगी और उसके हिसाब से वो आपको आपका अगर लोअर TDS होना है या नॉन TDS होना है तो आपको उस चीज़ की अप्रूवल दे रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप जाकर के डिपार्टमेंट अथॉरिटी जिससे जो भी आपका TDS काट रहा है आप उसको लेटर दिखाओगे, अप्रूवल दिखाओगे, तो उसके बेसिस पे भी आपका TDS वो नहीं काटेगा या उस रेट पे काटेगा जो कि कम हो। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं जो कि काफ़ी सुविधाजनक कर दी है सरकार ने। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें सरकार ने और की हैं। जो बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं उन पर सरकार, अगर उनका जो 7 लाख रुपए तक की लिमिट थी तो उस पर सरकार 5% TDS काटती थी, और या कोई विदेश इलाज कराने जा रहा है उस पर भी 5%, और अगर कोई घूमने जा रहा है टूरिज्म के लिए उस पर भी 5% काट देते हैं। राइट, तो उसको घटा के भी 2% कर दिया। राइट, ये कितना इसका नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता था कि अगर हम एक एक करके चलें तो एजुकेशन के लिए अगर आपने पैसे भेजे, अगर आपने लोन लेके भेजा तो उस पर कोई TDS नहीं होता था, कोई TCS नहीं होता, TCS नहीं होता, कुछ भी नहीं करता था, पहले भी नहीं करता था, अभी भी नहीं कटेगा। पहले पुराने प्रोविजन में भी ऐसा था, नए में भी ऐसा है। दूसरा हम आ जाते हैं मेडिकल पे और एजुकेशन पे। तो मेडिकल और एजुकेशन में ये था कि शुरू के 10 लाख रुपए पे कोई TDS नहीं था, नहीं 7 लाख शायद शुरू के 10 लाख थे। अच्छा, हाँ, इन्होंने शायद फिर बीच में बढ़ा दिया था। तो शुरू के 10 लाख रुपए तक ये था कि आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, बैलेंस पे TCS नहीं कटेगा, बैलेंस पे इन्होंने 5% की बात करी थी। अब इन्होंने स्ट्रेट जो है 10 लाख रुपए का एग्जाम्पशन तो एज इट इज मिलेगा मुझे एजुकेशन पे और मेडिकल पे, लेकिन उसके बाद जो 10 लाख से ऊपर का अमाउंट होगा उस पर केवल मैंने 2% पहले 5% घटा के 2%। तो वो जो विदेश पढ़ने जा रहे हैं उनको एक सुविधा भी, क्योंकि लोग ये कहते थे कि साहब सरकार को ऐसा लगता है कि जो विदेश बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो अमीर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो विदेश इसलिए जा रहे हैं कि हमारे देश में सुविधा नहीं है। अब सब लोग IIT IIM में तो एडमिशन नहीं मिल सकता, तो इसलिए वो अच्छा एजुकेशन मिले इसलिए विदेश चले जाते हैं। या मेडिकल में कितनी कम सीटें हमारे, तो डॉक्टरी के लिए आप लोग बाहर जाते हैं। तो इसलिए वो जो टैक्स लेने की प्रवृत्ति थी कि 5% आपने टैक्स ले लिया तो बड़ा भारी पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं उनके लिए बड़ी राहत है। नहीं, और एक्चुअली ना गवर्नमेंट का इंटेंशन भी ये था कि गवर्नमेंट इस तरह के ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना चाहती थी कि इस तरह के लोग अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं, टैक्स दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आई कि इतना हाई टैक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस चीज़ को लोअर रेट से भी हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, तो ट्रांजेक्शन ट्रैक तो हो ही जाएगा, भले 5% करें चाहे 2% करें। बिल्कुल, तो वो इंटेंशन पूरा फुलफिल हो गई है वो। बिल्कुल। तीसरा उन्होंने जो ये ट्रेवल एंड टूर के लिए पैकेज था, सेल्फ ऑफ ओवरसीज ट्रेवल पैकेज के लिए जो हम लोग करते थे, इसके लिए भी पहले ये था कि 5% आपका TCS करता था अप टू 10 लाख, और 10 लाख से ऊपर जो है 20% करता था। उसको उन्होंने अब घटा करके 2% फ्लेट कर दिया। वो भी अगर वो लिमिट भी नहीं है, तो आप घूमने सीधे 2% घूमने जाइए, मतलब ट्रेवल करिए। तो पिछली बार आपको याद हो सरकार ने कहा था कि घूमो अपने देश, जानो अपना देश। तो ये ओवरसीज पैकेज नहीं, ये ओवरसीज पैकेज नहीं, ये वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार का पहले फोकस था कि अपने देश में घूमो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो अपना देश तो घूम चुके हैं, उनको विदेश भी घूमते हैं, और खासकर लोग रिटायर लोग घूमते हैं। राइट, कि जब उनको रिटायर हो जाते हैं तो लगता है कि आप चलो घूम लें थोड़ा, तो उनको ये 20% बड़ा भारी लगता है। तो दूसरी बात ये है कि इस पे ना फिर लोगों ने फिर वो जो फॉरेन एजेंसीज हैं उनके थ्रू कराने लगे थे। तो क्योंकि वो तो यहाँ पे टैक्सेबल है नहीं, फॉरेन टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, तो इस तरह से तो टैक्स बच रहा था, टैक्स बच रहा था। तो अच्छा कि हिंदुस्तानी ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल करे तो यहाँ उनको टैक्स, सर्विस टैक्स जो भी कुछ है 2% कर दिया, 2% कर दिया, तो यहाँ उसको बेनिफिशियल है। बिल्कुल। लेकिन बाकी जो रेमिटेंस अगर आप शेयर के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के लिए करते हैं तो वो 20% का जो रेट है वो एज इट इज है। अच्छा पवन जी, मुझे एक चीज़ बताइए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जिस दिन बजट आया उस दिन शेयर मार्केट क्रैश कर गया, क्योंकि बजट में सरकार ने STT टैक्स लगा दिया, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। यानी अगर आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस पर जो 0.05 था, 0.2 था, उसको बढ़ा के 0.5 कर दिया। तो उससे मार्केट में खलबली मच गई। तो जब हमने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये जो गुब्बारा फूला होता है, लोग जो अननेसेसरी शेयर मार्केट में फुला के बैठे हुए थे, तो उसकी गुब्बारे की हवा निकालनी जरूरी थी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल भी था। तो आर्टिफिशियल की हवा निकली और मार्केट क्रैश किया, लेकिन अगले दिन फिर चढ़ गए, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि नहीं ये तो अच्छा टैक्स है, और मामूली सा है, 0.02 से 0.05 बढ़ा है।
आपका क्या है इसमें? देखिए सबसे पहली बात ये है कि इसमें ना मतलब भले ये 0.2 से 0.5 हुआ, लेकिन ना ये वॉल्यूम बहुत होता है, वॉल्यूम बहुत होता है, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम। हाँ, ओवरऑल वॉल्यूम बहुत होता है इसका ना, हाँ। तो इसलिए मतलब पहली बात तो ये है कि भाई वॉल्यूम का गेम है, इसलिए इसकी रेवेन्यू भी गवर्नमेंट की अच्छी खासी है इसमें, तो कैश ज़्यादा है और ये एक लेकिन इसके पीछे जो मेन कारण है सरकार, अगर आपने फिनांस मिनिस्टर का और रेवेन्यू सेक्रेटरी के बीच सुना होगा, तो उनका सभी का ये कहना था कि सरकार का मकसद यहाँ पे पैसे कमाने का नहीं है, सरकार का मकसद यहाँ पे डिस्करेज करने का है लोगों को। इन्होंने अपनी जो एनालिसिस करी है और जो कि एनालिसिस पब्लिक में भी आई है कि 95% लोग जो ऑप्शन फ्यूचर और ऑप्शन में काम करते हैं, दे आर द लूजर। हाँ, उन्होंने ह्यूज अमाउंट लॉस किया है शेयर मार्केट में, और ये जनरली जो हैं जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, जिनको समझ टेक्निकली लगाते हैं पैसे, और जो 5% जो गेनर हैं या 2-4% जो गेनर हैं, वही तो बड़े हाई फाई उनके पास इक्विपमेंट प्रोसेसेस हैं जिससे वो इस पूरे के पूरे पैसे को वो कमाते हैं, तो 95% लॉस कर रहे हैं। इवन मैंने ऐसा भी सुना था कि शायद निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि फिनांस मिनिस्ट्री के पास बहुत सारे लेटर्स आए थे लोगों के, पेरेंट्स के, कि भाई ये हमारे बच्चे जो हैं इसमें बहुत पैसे लॉस कर रहे हैं और इसमें हाँ बहुत सारा नुकसान हमारे घर में हुआ है, तो आप इसको बंद करिए, ऐसी रिक्वेस्ट आई थी फिनांस मिनिस्ट्री के पास। तो ये एक बहुत बड़ा एक कारण है मेरे ख्याल से। और जो सेंटिमेंट है वो तो देखिए, इसके कारण शेयर मार्केट के तो दो रीज़न थे। एक तो ये था कि इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी, उसके कारण थोड़े से सेंटिमेंट्स बड़े लो थे, और FIIs बाहर थी, तो उसके कारण थोड़ा सा लगा कि भाई ये तो और FIIs जो हैं इन सब कारणों से बाहर हो जाएंगी, तो ये एक रीज़न था। अच्छा, लोगों को समझ में भी आई बात। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी कि पिछले जो मैं अभी हम आंकड़े देख रहे थे कि FII सैचुरेट कर गई है, अब बहुत बड़ा आंकड़ा, इसमें बहुत लोग फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे, क्या है इसका रीज़न हो सकता है? देखिए जो रीज़न कहा जाता है वो तो ये कहा जाता है कि इंडिया का वैल्यूशन है शेयर प्राइस, वो हाई है एज कम्पेयर टू द इमर्जिंग मार्केट और एज कम्पेयर टू इवन द US एंड अदर मार्केट। तो वैल्यूशन को एक तो सबसे ज़्यादा ब्लेम किया जाता है कि वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और वैल्यूशन थोड़ा सा लो होना चाहिए। तो एक तो FIIs का मतलब एक ये रीज़न है। दूसरा था कि जो अभी जो हमें समझ में आया कि पिछले 6 महीने में, साल भर में, 8 महीने में जो हुआ कि बिकॉज इंडिया और USA के बीच में जो ट्रेड डील नहीं थी और जो बिजनेस को लेकर के जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि इंडिया कैसे उस चीज़ को आगे लेकर के कैरी करेगा, तो दैट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हर कोई बैठा हुआ था, होल्ड करके रखा हुआ था पैसे को कि वो कब आएगा और कैसे आएगा। तो इस कारण से चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ी हैं, डिले हुई हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ और बताइए कि जो सरकार ने बजट में 12 लाख करोड़ का एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट रखा है, जो पूंजीगत निवेश है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो मुझे लगता है कि हिस्ट्री में सबसे बड़ा अमाउंट है। पिछले साल 11 लाख करोड़ का था, इस बार उसको लगभग 1 लाख करोड़ इसमें बढ़ोतरी हुई है। अदरवाइज इससे पहले 2 लाख 3 लाख करोड़ होती थी, तो डेवलपमेंट दिखता नहीं था। अभी डेवलपमेंट दिख रहा है, सड़कें बहुत तेज़ी से बन रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो ये जो अमाउंट है इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, खर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दिख रहा है। रोजगार मार्केट में जो हमारे युवा लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड है वो नहीं, जो जिनकी एजुकेशन मिडिल लेवल की है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये क्या मिल। तो ये जो एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, हमारी इकोनॉमी 7.2% के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो लग रहा है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है और एम्प्लॉयबिलिटी है वो इससे बढ़ेगी। देखिए ये एक तरफा सपोर्ट है। अभी एक्चुअली ये सपोर्ट दो तरफ से चलता है ना, तब जाकर के चीज़ें अच्छी होती हैं। अभी सपोर्ट केवल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, अभी सपोर्ट जो है प्राइवेट की तरफ से नहीं है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी जो है जितना होना चाहिए उस हिसाब से पिकअप नहीं कर रहा है। क्या रीजन क्या है? क्या वो डर रहा है? क्या प्राइवेट इन्वेस्टर डर रहा है? ये जो हमारे देश में कानून है, जो हमारे यहाँ इंस्पेक्टर राज कहते हैं खत्म हो गया, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है। तो इंस्पेक्टर राज से डर के मारे वो लोग विदेश जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो उद्योगपति है उन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली है। बहुत सारे लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए या दुबई। तो आप दुबई देखेंगे तो शायद सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ से बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप है वो दुबई चली गई। वो वहाँ बैठे हुए और वहाँ से जो टैक्स हिंदुस्तान में जो अननेसेसरी टैक्स लगता है, ज़्यादा लगता है, उससे बचने के लिए दुबई से कारोबार कर रहे हैं।
ये भी कोई रीज़न है? देखिए, मुझे ये सारे रीज़न नहीं नज़र आते। मुझे तो सिंपल सेंस में रीज़न ये नज़र आता है कि इंडिया कंजम्पशन इकोनॉमी है। अगर इंडिया में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, पैसे होंगे, खर्च होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये एक सर्किल की तरह है। तो आज की भी डेट में देखिए, हम जो है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। अभी भी हमारा जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का वो बहुत कम है। हाँ, पर इस बजट में काफ़ी उपाय किए गए। तो दो बातें हैं कि डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसको मार्केट शॉर्ट और बिजनेस शॉर्ट नहीं दिखाई देता। और दो ही चीज़ हो सकती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो लोकल कंजम्पशन और दूसरा एक्सपोर्ट मार्केट, है ना। कि भाई एक्सपोर्ट में अब मेरा क्या मतलब, मुझे वो लगता है, चांसेस लगते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट को जो बना रहा हूँ उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। कुछ समय अभी ये पिछले 7-8 महीने से जो ये चल रहा था टैरिफ वॉर को लेके, इसको लेकर के, तो इसके कारण भी लोगों की अनसर्टेनिटी थी, लोग उसके कारण चुप बैठे थे। अब इंडिया में मेरे ख्याल से जब ये ट्रेड डील होनी शुरू हुई, यूएसए के साथ हो गया, यूरोप के साथ हो रहा है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से सर्टेनिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो अब जब बिजनेसमैन को ये लगेगा ना कि मेरा इन्वेस्टमेंट, हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ ए हार्ड अर्न इन्वेस्टमेंट, तो वो तब उस पैसे को वो कहीं ना कहीं जाकर के फर्दर इन्वेस्ट करेगा, और वो उससे फिर वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये सारे के सारे एक्सेप्शंस तो होते रहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ कि इंडिया से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी बाहर गया है, इंडियन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बाहर किया, बाहर इन्वेस्टमेंट की एक्विजिशन किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक सोल रीज़न होगा इस चीज़ के। और भी बहुत सारे रीजन हैं। तो इसके अलावा बजट में ऐसे और क्या खूबी है? देखिए, एक मेरे को अच्छी खूबी ये लगती है कि एक जो इन्होंने जो रिवीजन ऑफ रिटर्न है, टैक्स रिटर्न, तो सबसे पहले तो ये था कि आपके पास जैसे सपोज आपकी ड्यू डेट जुलाई है या अगस्त है, तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको दिसंबर तक आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा, अगर आप दिसंबर के बाद करते हैं तो 12 महीने तक 25% टैक्स देना है, उसके अगले 12 महीने और अगर बाद रिवाइज करते हैं, जिसको कि अपडेटेड बोलते हैं लोग, तो 50% एडिशनल टैक्स देना है। फिर उसके बाद वो एडिशनल टैक्स बढ़ करके अगर 36वां महीने में हो रहा है जा करके तो 60% हो जाता है, तो वह 70% हो जाता है। अभी अगर मैं कहूँ तो गवर्नमेंट ने जो शुरू की जो दिसंबर के बाद की जो लिमिट है, टाइम लिमिट, उसको बढ़ा करके उन्होंने मार्च कर दिया। तो कुल मिलाकर के आपके पास अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद जुलाई में अगर आपने रिटर्न फाइल करी तब आपके पास 8-9 महीने का समय है, अगस्त में करी तब भी है, सितंबर में करी तो सपोज 6 महीने का टाइम, तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम है। अगर आपसे भी गलती हो गई है तो आप पहले दिसंबर तक ही होता था, मार्च 3 महीने और है कि आप वहाँ तक जाकर के अपनी रिटर्न को ठीक कर दीजिए, और अपना 25% जो आप एडिशनल टैक्स पे करते हैं वो आपका बच जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ आई है। हाँ, कि जो कि लोग अगर थोड़ा सा इस चीज़ को पे थोड़ा माइंडफुल रहें, ध्यान दें कि यार ये चलो मेरे से गलती हो गई कुछ, या मैंने गलती कर दी है तो मैं इसको ठीक कर दूँ, तो आप अपना 25% पैसा एटलीस्ट वहाँ पे बचा सकते हैं। लेकिन अगर ठीक है आपने उस टाइम को अगर छोड़ दिया, भूल गया, तब फिर आपको 25% ऐसे नहीं है। आप जब भी आप रिवाइज करेंगे, अपडेट करेंगे रिटर्न, तो उसके हिसाब से उस ईयर के हिसाब से पेनल्टी या एडिशनल टैक्स जो है वो आपको देना होगा। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि पब्लिक के फायदे में भी है कि अगर लोग थोड़ा सा माइंडफुल रहें इस चीज़ को लेकर के। और अक्सर ये होता है कि भाई आप जब रिटर्न फाइल करते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि कोई चीज़ छूट गई, गलत हो गई, आपने नहीं फाइल करी। ब्लैक मनी में भी के केस में भी ऐसा हो सकता है कि भाई आपको उस समय ध्यान नहीं रहा, तो आप उसको तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए जो इनकम टैक्स में जो वर्तमान प्रोविजन है, एक तो 12 लाख रुपए तक की फ्री, और एक दूसरा जिसकी 12 लाख रुपए से ऊपर है, उन दोनों को टैक्स उनका स्लैब क्या है? हाँ, तो अभी जैसे अगर हम टैक्स स्लैब को ऐसे देखें, जो न्यू टैक्स रेजिम है उसको आप 4 लाख रुपए से डिवाइडेड हो, तो आप शुरू के 4 लाख, उसके बाद 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, और 24 के बाद वो अनलिमिटेड जो भी अमाउंट है। तो अगर देखें तो 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स। 4 से 8 5%, सीधे 5% बढ़ता जाएगा। 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 25 25%, और उसके बाद 24, 20 से 24 25%, उसके बाद 30%। तो अगर हम इस स्लैब के हिसाब से हम बात करें तो अच्छा, इसी में इन्होंने ये ऑफर किया था कि अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए तक है पिछले साल में, जो भी या इस साल में भी जो साल क्लोज होगा 31 मार्च 2026,
और उसके आगे के सालों में, तो अगर 12 लाख रुपए तक की उसकी इनकम है और अगर वो सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000, हाँ, तो उसको पूरा रिबेट मिल गया। 12 लाख तक का, 12,75,000 का उसका पूरा रिबेट मिल गया। लेकिन जैसे बिजनेसमैन है तो 12 लाख तक का मिल 12 गया। लाख तो 12 लाख रुपए तक उसको टैक्स नहीं देना। 12 अगर जैसे क्रॉस किया जैसे ही क्रॉस किया वो 4 लाख वाले पर आ गए, फिर वो स्लैब में आ जाए। स्लैब में आ जाए। स्लैब का मतलब ये है कि वो 4 से लाख, 8 8 मतलब, लाख। लेकिन उसमें भी छूट है क्योंकि स्लैब रेट कम हो गए। हाँ, तो अगर आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो अगर आप स्लेब उसके अंदर है 12,75,000 के अंदर है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। हाँ। जैसे ही आप उस स्लेब से बाहर जाएंगे बेनिफिट है, लेकिन वो थोड़ा सा बेनिफिट रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, तो ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन है, तो हाँ। बिल्कुल हमारे हाँ। दर्शकों को जरूर उसका फायदा मिला होगा। जी। और अगर ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी इन द सेंस कि उसका नाम ब्लैक नहीं है कि आपने चोरी की, चोरी गलती हो गई, समझ छूट नहीं गया। थी या छूट गया या जानकारी नहीं थी, उसके कारण अगर आपके पास जो विदेशों से बच्चे आए खासकर, अगर आपके पास वो जानकारी वो आके आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो आप डिस्क्लोज जरूर चेक करिए उसको, जरूर चेक कीजिए और जरूर चेक करके उसको देखिए, क्योंकि अदरवाइज ना ये प्रोविजन काफी मुश्किल के बाद फिर आप जो है लिटिगेशन में फंस जाएंगे तो फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने, तो ऐसा ना हो। और इनकम टैक्स में पिछले साल का जो प्रोविजन था वो अभी आपको समझा दिया गया है, उस पर आप जाइए। जो अगर विदेश बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको रिबेट मिली है, जो इलाज कराने के लिए जा रहे हैं उनको छूट मिल रही है, जो घूमने जा रहे हैं उनको भी छूट मिल गई है। और शेयर मार्केट क्यों उथल पुथल हो रही है उस पर भी हमने डिटेल में चर्चा की। मुझे लगता है पवन जी इसके अलावा तो हमारे पास और कोई ऐसी देखिए बहुत सारे और चेंजेस हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने जरा इनकम टैक्स एक्ट में भी थोड़ा डिक्रिमिनलाइजेशन किया है। हाँ। तो पहले जो ये था कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट था बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कंसीलमेंट, बार बार तंग कर देते नोटिस भेज देते सब चीज़ों को लेकर के, तो उसको उन्होंने अब सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया। बहुत सारे केसेस में उसको केवल फाइन में तब्दील कर दिया, है ना। कंपाउंडिंग वैसे भी है, तो मतलब ये थोड़ा धीरे धीरे उनको चीज़ों को लोगों के मतलब लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डरावना ना हो, और लोगों से कोई गलती हो गई हो तो उसको सुधारा जा सकता है। हाँ, अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में ये कर दिया कि भाई ठीक है, आपका ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर पास होने के बाद अगर आपने कहा कि भाई ठीक है आप टैक्स देने को तैयार हैं, आप अपील में नहीं जाएंगे, तो आप एडिशनल पेनाल्टी दे करके और आप उसको केस को वहीं क्लोज करा लीजिए। फिर उसके बाद आपकी सारी चीज़ें वहीं पे क्लोज हो जाएंगी। मतलब आपको लिटिगेशन में फर्दर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे वास्तव में गलती हो गई है, बिल्कुल, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सुविधाजनक कोशिश करी है। और आप अगर वो फाइनेंस बिल पढ़े तो फाइनेंस बिल में उसकी पूरी डिटेल है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो बजट की कॉपी है वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच है वो भी पढ़ा हुआ है, डिटेल से ज़रूर पढ़िएगा और अपने बच्चों को और समाज को इसको प्रसारित कीजिएगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो क्रक्स जो दिया गया है वो बहुत ही आपके काम आएगा। और चूँकि पवन जी का 30-35 सालों का अनुभव है, वो अनुभव के लिए निचोड़ा गया है। पवन जी आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।